हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने स्कॉलर्स बेंच के इस करंट अफेयर के वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करते ही आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट हमेशा मिलती रहेगी और आप टाइम टू टाइम अपडेट होते रहेंगे हमारी वीडियोज़ के साथ। तो दोस्तों, एक नज़र अपडेट में ये पहला जो पिक्चर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पहचानते होंगे क्योंकि ये आजकल सुर्खियों में है। और सुर्खियों में रहे क्यों नहीं, क्योंकि उसने ऐसा काम भी किया है। तो ये है भारत की बिहार की ज्योति को मैथिली वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया है। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान हरियाणा से अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर दरभंगा वापस लाया है। उनके इस कार्य के लिए ताम्रपत्र, प्रशस्ति पत्र, वस्त्र और नगद राशि देकर सम्मानित किया गया है। जी हाँ, ज्योति बिहार की ज्योति है, दरभंगा की रहने वाली। इन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपने पिता को साइकिल पर बैठा के, बीमार पिता को साइकिल पर बैठा के वापस घर लाई हैं और इनको इस वीरता के लिए मैथिल वीरांगना पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला अपडेट है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने वित्तीय परिणामों का समय पर खुलासा नहीं करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय मार्ग प्राधिकरण NHAI पर जितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है वो है 7 लाख रुपए। सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड TDO को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में जिस देश को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगी वो ईरान है। जिस देश ने हाल ही में अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स पर लॉन्ग रेंज एविएशन यानी कि PAKDA प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है वो रूस है। विश्व भूख दिवस यानी कि वर्ल्ड हंगर डे किस दिन मनाया जाता है, तो वो है 28 मई को। रेलवे ने हाल ही में एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिनों से बढ़ाकर जितने दिन कर दिया है वो है 120 दिन। हाल ही में जिस राज्य ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी वो राज्य उत्तर प्रदेश है। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में कहा कि वह जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डाटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी वो कर्नाटक राज्य है। एशियाई विकास बैंक ADB ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य मार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए जितने करोड़ रुपए डॉलर के लिए ऋण को मंजूरी दी है वो 17.7 करोड़ डॉलर है। SNDP यानी कि S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2021 में जिस देश के GDP विकास दर 5% तक घटने का अनुमान लगाया है वो देश हमारा भारत है। भारतीय ओलंपिक संघ के जिस अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है वो है निरंदर बत्रा। दोस्तों, नेशनल अपडेट में जो पहला अपडेट हमारे पास है वो है उत्तर प्रदेश सरकार उद्योग संघों के साथ समझौता करेगी। यह दोस्तों, आप भी जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे मजदूर हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में लौट के वापस आए हैं और इस वजह से हर एक राज्यों को रोज़गार के लिए बड़ी संकट खड़ी होती नज़र आ रही है। तो इसकी वजह से जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो 9.5 लाख कुशल और अर्ध कुशल जनशक्ति के रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए कई उद्योग संघों के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। प्रवासी श्रमिक के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में यह एक बड़ी सफलता होगी उत्तर प्रदेश राज्य के लिए। राज्य के MSME विभाग, भारतीय उद्योग संघ IIA और राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद NAREDCO के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करेगी ताकि रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में आ सके। अगला जो अपडेट है वो है एम्स ऋषिकेश। जी हाँ दोस्तों, एम्स ऋषिकेश ने स्टैसिस के साथ भागीदारी की है। क्यों किया है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये एम्स की फुल फॉर्म होती है। ऋषिकेश ने बेंगलोर स्थित स्टार्टअप स्टैसिस के साथ मिलकर एक टीम बनाई है। यह अलगाव वार्डों में कोविड-19 संदिग्ध रोगियों के प्रबंधन के लिए एक दूरस्थ रोगी निगरानी समाधान लागू करेगी। इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ कि सरकार क्या कर रही है, वो कंपनी क्या करेगी कि दूर दूर बेड को ऐसे ऐसे लगाएगी। जब दूर दूर लग जाएगा तो पेशेंट्स के बेड के बीच में दूरी आ जाएंगी और जिससे संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा और PPE किट की भी अब कम ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि संक्रमण ज़्यादा जहाँ फैलता है जहाँ क्राउड हो, यहाँ पे दूरी इसलिए बनाई जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा बेड दूर रखा जा रहा है ताकि संक्रमण फैलने का जो खतरा है वो कम रहे। यह अलगाव
वार्डों में कोविड-19 संदिग्ध रोगियों के प्रबंधन के लिए एक दूरस्थ रोगी निगरानी समाधान लागू करेगा। समाधान के उद्देश्य जो इसका है वो है रोगी की सुरक्षा बढ़ाने और पीपीई की आवश्यकता को कम करते हुए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के संपर्क में आने की जोखिम को काफ़ी कम करना है। अगला जो अपडेट है वो है एडीबी से, यानी एडीबी का मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 177 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया है। ये ऋण किसको देने वाला है? ये एशिया, इससे पहले जो अपडेट आया था करंट अफेयर याद कीजिएगा, तो उसमें नेपाल को दे रहा था और यहाँ पे है ये दे रहा है महाराष्ट्र को। तो एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र में, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य मार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन के लिए 177 यानी कि 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया है। यानी कि एडीबी जो है महाराष्ट्र को 450 किलोमीटर यानी कि 450 किलोमीटर राजमार्गों के उन्नयन के लिए यानी कि सड़कों को बनाने के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देगी। महाराष्ट्र राज्य सड़क सुधार परियोजना के तहत 2 प्रमुख जिला सड़कें और 11 राजमार्ग, यानी कि 2 प्रमुख जिला सड़कें होंगी और 11 राजमार्ग जिनकी लंबाई 450 किलोमीटर है को 7 जिलों में 2 लेन के मानक में ऑपरेट किया जाएगा। यानी कि 2 लेन बनाए जाएंगे। अब देखते हैं कि परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगी। ये जो परियोजना लागू होगा इससे सारे रोड आपस में दुरुस्त हो जाएंगे और एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, जिससे कनेक्टिविटी में आसानी होगी। अगला जो अपडेट है वो उत्तर प्रदेश से आ रहा है कि यूपी 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल रोड के रूप में विकसित करेगा। दोस्तों यहाँ हर्बल रोड आ रहा है। हर्बल का मीनिंग होता है कि जिसमें औषधि वगैरह की बात की जाए, उसको हम लोग हर्बल बोलते हैं। यानी हर्बल प्रोडक्ट भी आता है जिसमें औषधि और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाए, उसको हर्बल बोला जाता है। और साथ में रोड लगा है तो इसका मतलब कि रोड से ये कनेक्ट है और 800 किलोमीटर बनेंगे। क्या है ये कुछ, आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़कों के रूप में विकसित करने वाली है। इन हर्बल सड़कों पर दोनों ओर औषधीय और हर्बल पेड़ होंगे। मान के चलिए ये आपका रोड होगा और रोड के दोनों साइड यानी कि इधर भी पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और इधर भी पेड़ पौधे, और वो पेड़ पौधे आम पेड़ पौधे नहीं होंगे, वो सारे औषधि वाले होंगे। क्या क्या होंगे इनमें कि ये इन हर्बल सड़कों में पीपल, नीम, सहजन के साथ साथ ब्राह्मी, अश्वगंधा और जट्रोफा जैसी अन्य जड़ी बूटियों की किस्में भी होंगी। ये पौधे दवाइयों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराएंगी। देखिए ये सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। रोड के साइड में लगेंगे औषधियाँ, तो वहाँ का वातावरण भी शुद्ध हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। आने व जाने वाले लोगों को थोड़ी सी राहत मिलेगी, छाँव भी मिलेगी। तो बहुत सारे इसके बेनिफिट है। पहला नंबर कि वातावरण उधर का शुद्ध हो जाएगा, इन्वायरमेंट प्योर हो जाएगी और जो आने जाने वाले लोग हैं उनको छाया भी मिलेगी। और दूसरी नंबर बात ये हो जाएगी कि वहाँ से पेड़ लगे हुए छाया तो दे ही रहे हैं और उससे औषधि भी निकल जाएगी, जिसके हम लोग दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगला है अपडेट केरला से कि आर श्रीलेखा केरला की पहली महिला डीजीपी हैं। जी हाँ दोस्तों, 1 जून 2020 को, याद रखिएगा 1 जून 2020 को केरल फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज की नई प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण करने पर आर श्रीलेखा केरल पुलिस को पहली महिला महानिदेशक बनी। केरल पुलिस की पहली महिला महानिदेशक बनी। वर्तमान में यह अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हैं और जेल विभाग की प्रमुख भी हैं। 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी, वह 1991 में पहली महिला पुलिस अधीक्षक भी बनी थी। श्री आर लेखा, याद रखिएगा। हेल्थ के अपडेट में जो सबसे पहला आ रहा है वो है पैरासीटामोल पर। पैरासीटामोल पर निर्यात प्रतिबंध हटाए गए हैं। सरकार ने पैरासीटामोल एपीआई, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट टर्म है, एपीआई के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है। इसका मतलब ये हुआ, आपको बताते चले कि ये जो एपीआई होता है यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट का मतलब सामग्री। जैसे मान के चलते हैं अगर कोई हम चीज़ बनाते हैं तो उसमें जो भी मटेरियल लगते हैं उस चीज़ को बनाने में, उसको इंग्रेडिएंट कहा जाता है। जैसे मेरे को कोई सब्ज़ी बनानी है तो किस प्रकार की सब्ज़ी बनानी है, जैसे मटर पनीर बनानी होगी एग्जांपल, तो मटर चाहिए, फिर पनीर चाहिए, मसाला चाहिए, ये सारे कुछ उसके इंग्रेडिएंट हो गए। यानी मटर पनीर बनाने के लिए इतने सारे इंग्रेडिएंट्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर बात करते हैं एपीआई की, थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। तो जितने सारे फार्मास्यूटिकल्स केमिकल्स बोलते हैं, चाहे वो दवाई ही क्यों ना हो या कोई प्रोडक्ट हो,
तो दवाओं में दो प्रकार के केमिकल्स लगते हैं, एक होता है आपका एपीआई, एक होगा आपका एपीआई और दूसरा होगा एक्सिपिएंट्स। तो ये दो प्रकार के मटेरियल लगते हैं। तो जिस मटेरियल की ज़्यादा आवश्यकता है, जिससे ज़्यादा वो प्रभावित होती है वो दवा, उसको वो एपीआई में आती है, और एक सपोर्टिंग मटेरियल के रूप में जो होता है उसमें सामग्री, वो होता है एक्सिपिएंट्स के अंतर्गत वो आ जाते हैं। यानी कि अगर आपको मटर पनीर की सब्ज़ी बनानी हो तो मटर और पनीर ये मेन एपीआई हैं उस इंग्रेडिएंट के, और जितने सारे मसाले वगैरह लगते हैं ना वो सारे एक्सिपिएंट हैं। तो एपीआई एक मुख्य केमिकल्स ही पाए जाते हैं, ये होते हैं। तो भारत सरकार ने क्या कर प्रतिबंध हटा दिया है, जो भी प्रतिबंध लगा था निर्यात करने के लिए वो प्रतिबंध हटा दिया गया है। कोरोना वायरस की महामारी के बीच घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा मार्च 2020 में यौगिक यानी कंपाउंड से पैरासीटामोल और ये तैयार किए जाते थे, उस इंग्रेडिएंट को ही प्रतिबंध कर दिया गया था। अब वो सरकार ने क्या किया, प्रतिबंध को हटा लिया है। अब वो पैरासीटामोल के इंग्रेडिएंट्स लिए जा सकते हैं। दोस्तों इंटरनेशनल अपडेट की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला अपडेट है इट्स वर्ल्ड हंगर डे, यानी 28 मई विश्व भूख दिवस। याद रखिएगा, विश्व भूख दिवस 28 मई को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, आइए देखते हैं कि हर साल 28 मई को विश्व भूख दिवस मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत द हंगर प्रोजेक्ट ने 2011 में की थी, यानी कि 2011 में किया गया था इसका शुरुआत। इसका उद्देश्य दुनिया भर में पुरानी भूख में रह रहे लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और भूख और गरीबी के अस्थायी समाधान का जश्न मनाना और सभी को समाधान का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करना। यानी कि जो लोग भूखे हैं, ऐसा इसमें प्रयास किया जाता है कि हर साल एक टारगेट लेके चला जाता है कि जितने भी भूखे लोग हैं उनको खाना खिलाया जाए और उनको ऐसे रोज़गार प्रदान किए जाए ताकि वो भूखे नहीं रहें, उनका कुछ ना कुछ उनके प्रॉब्लम का समाधान हो जाए। और लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि आप भी दूसरे को भूखा नहीं रहने दें। और मैं भी आपसे यही गुजारिश करता हूं कि अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा दिखे तो प्लीज़ आप उसे भूखा ना रहने दें और आप उसकी हेल्प करें। हंगर प्रोजेक्ट एक अमेरिकी आधारित संगठन है जो विश्व भूख के अस्थायी अंत के लिए प्रतिबद्ध है। यानी कि वही ये काम करती है कि इसका मोटो यही है कि गरीबी, भूख और भूख को, यानी किसी भी को भी भूखा नहीं रहने देना है, ख़त्म कर देना है इस भूख को, ठीक है, ताकि सबको रोज़गार मिल सके। अगला अपडेट हमारे पास है, वो है आपका ट्रंप से रिलेटेड, यानी कि यूएस राष्ट्रपति ट्रंप ने एक आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया है। क्या है ये आदेश? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया कंपनी के प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई सामग्री के लिए दायित्व संरक्षण के संबंध में एक कार्यवाही आदेश पर हस्ताक्षर किया है। राष्ट्रपति ने दावा किया है कि इस कदम का उद्देश्य अमेरिकी इतिहास में सामने आए सबसे गंभीर खतरों में से एक, मुक्त भाषण का बचाव करना है। राष्ट्रपति ट्रंप के ट्वीट में से 2 पर फैक्ट चेक के बाद यह कदम उठाया गया है। आप लोग भी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और ट्विटर के बीच में, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस ट्विटर्स आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक में चल रहा है। वो इसलिए क्योंकि वो जो ट्विटर है वो अपनी तरफ से कोई भी, इनका कहना है ट्रंप का कि कोई भी साइट्स जब हम अपनी तरफ से कुछ डालते हैं, वो कुछ अपडेट किए थे और ट्विटर ने उसको बैन कर दिया। और इसी बीच उन्होंने ये कर दिया कि जितने सारे सोशल साइट्स हैं वो जब हम कुछ भी ट्वीट करते हैं या कुछ पोस्ट करते हैं तो उनको अगर लगता है कि ये गलत है तो उसको बैन कर देते हैं। तो ट्रंप का कहना है कि ये गलत है, जो हम डालते हैं तो वो एडिटिंग नहीं कर सकते, उसमें जो हमने पोस्ट कर दिया वो पोस्ट कर दिया, उसमें वो एडिट नहीं कर सकते ना वो बैन कर सकते हैं। तो यही चल रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। अगला है न्यूज़ इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पिकर्स। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का शीर्षक दिवस 29 मई को। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 29 मई को मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की याद दिलाता है। लोग उन सभी महिलाओं और पुरुषों को भी श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति कार्यक्रम और अभियानों में सैन्य, पुलिस या नागरिक के रूप में काम किया है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक है 2020 के लिए विषय वीमेन इन पीस कीपिंग और टू पीस है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या कुछ नया देखते हैं। फीफा वर्ड है, फीफा
फीफा का अगर फुल फॉर्म देखें तो होता है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, यानी कि एफ से फेडरेशन, आई से इंटरनेशनल, एफ से फुटबॉल और ए से एसोसिएशन, यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जिसका फाउंडेड जो ये हुआ था वो है 21 मई 1904, 21 मई 1904 को ये फाउंडेड हुआ था। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो जूरिक है, जूरिक में इसका हेड क्वार्टर है। और इसका ये किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, इस पर रूल्ड कौन करता है, तो वो स्विस लॉ के दौरान चलता है। ये स्विस लॉ के अकॉर्डिंग स्विस लॉ इस पर काम करता है। और अध्यक्ष की बात कर दिया है तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं इस सेप ब्लैटर वर्तमान के इसके प्रेसिडेंट हैं। और इसके अगर बात कर दिया कि किस लिए इसका गोल क्या है, तो वह वुमेन वर्ल्ड कप सबसे पहले 1930 में ऑर्गेनाइज़ किया था। तो यही वो बोल रहा है कि फीफा ने, WHO ने स्टे होम यानी कि सेफ होम अभियान लॉन्च किया है। फीफा, WHO और यूरोपीय आयोग घरेलू हिंसा के जोखिम में महिलाओं और बच्चों का समर्थन करने के लिए #सेफ होम अभियान शुरू करने के लिए सेना के साथ शामिल हो गए हैं। यह अभियान घरेलू हिंसा की सूचनाओं में हालिया बढ़ोतरी के बाद 3 संस्थाओं की एक संयुक्त प्रक्रिया होगी। दुनिया भर में लगभग 3 में से 1 महिला अंतरंग साथी द्वारा शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव करती है। इनके अनुसार ऐसा रिपोर्ट है, ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर की जितनी महिलाएं हैं, हर एक 3 में से 1 महिला ऐसे साथी के साथ, ऐसे पार्टनर के साथ जुड़ जाती है जो कि थोड़े से दूसरे माइंडेड होते हैं, दूसरे के माइंड के होते हैं। आप लोग डेली साइट्स पर देखते होंगे महिलाओं का शोषण और हत्या से मामले आ रहे हैं रिलेटेड, तो उसी से रिलेटेड ये उनको रोकने के कदम में ये परियोजनाएं चला रहे हैं। अगला अपडेट है, फ्रांस ने लगाया हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन पर प्रतिबंध। यह क्या है कि यूरोपीय संघ ने देशों जैसे फ्रांस, इटली और बेल्जियम ने कोविड-19 उपचार के लिए हाइड्रोक्लोरोक्वीन का उपयोग करने के बारे में अपनी नाराज़गी व्यक्त कर दी है। पेरिस ने एक निर्णय को रद्द कर दिया है जिससे डॉक्टरों को गंभीर रूप से बीमार कोरोना वायरस रोगियों के लिए दवा का उपयोग करने की अनुमति मिलती है। इतालवी और बेल्जियम के अधिकारियों ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे नैदानिक परीक्षणों को छोड़कर दवा के उपयोग को निलंबित करें। यानी कि उनका ऐसा कहना है कि ये जो दवा है जो भारत से गई हुई है, इस पर परीक्षण करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, इस दवा को पहले छोड़ दीजिए। उनका मानना है कि इसको देने के बाद पेशेंट की स्थिति और ख़राब हो जा रही है, इस वजह से इसको बैन कर दिया जा रहा है। अब है अगला कि पेसेंट मिशन ने विश्व एथलेटिक्स के साथ भागीदारी की है। क्या है एथलेटिक्स के साथ कि पेसेंट मिशन ने विश्व एथलेटिक्स द्वारा अपनी कानूनी सेवाओं के पहले आधिकारिक आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी नियुक्ति की घोषणा की है। नियुक्ति एक विस्तृत निविदा प्रक्रिया के बाद की गई थी और यह अगले 4 वर्षों के लिए है। मिशन वैश्विक आधार पर विश्व एथलेटिक्स को कानूनी सहायता, सलाह और रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। इसमें वाणिज्यिक अधिकार, बीमा आदि शामिल होंगे। यानी कि ये जो पेशेंट मिशन है ना, वे एथलेटिक्स को क्या करेंगे कि सलाह देंगे, उनकी कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो उसकी सहायता करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे और व्यापारिक रूप में उनको अधिकार भी प्राप्त कराएंगे। उनके बीमा से रिलेटेड सब कुछ देखभाल ये करेंगे, एथलेटिक्स जितने सारे होंगे उनके। तो अगला अपडेट है, ट्रैप्ड इन द पॉवर्टी बाय द एंड ऑफ द 2020 ड्यू टू द कोविड-19 इम्पैक्ट यूनिसेफ रिपोर्ट। यानी कि ये कह रहा है कि यूनिसेफ का एक हालिया रिपोर्ट आया है जिसमें ऐसा माना गया है कि 86 मिलियन से भी ज़्यादा बच्चे इस कोरोना महामारी के दौरान गरीबी रेखा से भी अंदर जा रहे हैं, गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं। तो उनको बचाने का प्रयास करना चाहिए, ये यूनिसेफ का ऐसा मानना है। फ्रेंड्स, इकोनॉमी अपडेट में जो पहला अपडेट है वो है FSDC की टाइटल 22वीं बैठक का आयोजन किया जाएगा। देखिए, वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने 28 मई 2020 को वित्तीय स्थिरता यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और विकास परिषद
यानी कि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की है, यानी कि उन्हीं की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। और उस बैठक में वर्तमान वैश्विक और घरेलू यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आदि की समीक्षा की गई है, यानी कि वित्तीय स्थिरता कैसे है, घटे बढ़े नहीं उसके लिए, और आर्थिक स्थिति क्या है, या घरेलू मैक्रो यानी घरेलू उत्पाद कितने सारे हैं, इन सारी चीज़ों पर बैठक हुई है। इसके अलावा बाजार में अस्थिरता, घरेलू संसाधन जुटाने और पूंजी प्रवाह के मुद्दों पर भी परिषद में चर्चा हुई है। अगला है जीडीपी रिपोर्ट। आजकल जीडीपी रिपोर्ट आ रहा है और सारे रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो अपने अपने राय दे रहे हैं। तो जिसमें एक और रेटिंग एजेंसी आ जाती है ग्लोबल लेवल पर, वो है S&P। तो S&P भारतीय अर्थव्यवस्था फाइनेंशियल ईयर 21 में 5% घटेगी, उसने ऐसा किया है। इससे पहले मैंने बताया था कि क्राइसिस भी किया है, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी रेटिंग एजेंसी जो है वो इसके बारे में बोल रही हैं कि S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 5% कम हो जाएगी। सरकारी प्रोत्साहन पैकेज महामारी के कारण समान आर्थिक प्रभाव वाले देशों के सापेक्ष कम है। यानी कि अगर बात कर दिया कि सरकारी प्रोत्साहन जो पैकेज मिल रहे हैं सरकार की तरफ से, कि ये पैकेज वो पैकेज आपके राहत के लिए महामारी के दौरान जो आर्थिक संकट है उसके लिए, वो बाकी जितने सारे प्रभावित देश हैं ना उससे ये कम है। आगामी वित्त वर्ष में वृद्धि 8.5% तक पहुंचने की उम्मीद है, 7.5% पिछले पूर्वानुमान से। वित्त वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के 6.5% और वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 के 6.6% तक बढ़ने का अनुमान है। यानी कि 2024 में कहीं जाकर के 6.6% ग्रोथ करेगा और 2023 में घरेलू उत्पाद जो जीडीपी होगा 6.5। सोचिए, अभी तो सोचना ही नहीं है, 23 से बोल रहा है कि जीडीपी 6.5 होगा। अगला है एसबीआई से इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट कि एसबीआई ने स्वाधि जमा यानी कि फिक्स डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज दर है, उसमें कमी कर दी है। एसबीआई ने सभी कार्यकालों के दौरान रिटेल टर्म डिपॉजिट पर ब्याज दरों में 40 आधार अंक यानी कि बीपीएस तक की कमी की है। मई 2020 में फिक्स डिपॉजिट की जो इंटरेस्ट रेट है यह दूसरी कमी है। इसने 12 मई 2020 को अपनी जमा दरों में कमी की थी। ब्याज की नई दरें सिरे से जमा और मैच्योर होने वाली डिपॉजिट के नवीकरण पर भी लागू हो जाएंगे। इसका पूरा कहने का मतलब ये है, अगर अपने तरीके से अगर समझा जाए तो एसबीआई क्या करती है कि आप कोई फिक्स डिपॉजिट करते हो तो वो फिक्स डिपॉजिट का पैसा या फिर इंस्टॉलमेंट में हम जो जमा करते हैं फिक्स डिपॉजिट किस्त वाइज इंस्टॉलमेंट में, तो उस फिक्स डिपॉजिट को के पैसे को वो कंपनी क्या करती है कि दूसरे जितने सारे बिजनेसमैन हैं या जिसको ज़रूरत है उसको वो प्रोवाइड करती है और उस पैसे पर वो उससे इंटरेस्ट लेती है और उसी इंटरेस्ट को वो भी रख लेती है और जो पैसे जमा करते हैं वो भी कुछ हमको इंटरेस्ट के रूप में दे देती है। लेकिन आप खुद समझिए कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के दौरान सारे बिजनेस ठप हैं, तो जब प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहे हैं तो बनेंगे कहाँ से, और जब बनाने के लिए बन ही नहीं रहे हैं तो फिर बिजनेसमैन को लोन की आवश्यकता पड़ ही नहीं रही है। तो फिर एसबीआई भी आपको जो फिक्स डिपॉजिट आपने कर रखा है उसको उस पर इंटरेस्ट कहाँ से देगी, वो दूसरे से कमाएगी इंटरेस्ट तब तो आपको देगी ना, वो इंटरेस्ट वो दूसरे उससे ले ही नहीं रही है, इसलिए आपका इंटरेस्ट कम कर रही है। तो ये जो इसका रूल है वो आप नया अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं उस पर भी लागू होगा और जो इसके दौरान चल रहे हैं उस पर भी ये लागू होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा मुफ्त इंस्टेंट ई पैन सुविधा लॉन्च। ये देखिए आप लोग के लिए बहुत ही बेस्ट न्यूज़ है कहा जाए एक तरह से। तो अब क्या होगा कि ई पैन सुविधा जो है, पहले क्या होता था कि आप अप्लाई करते थे, आप फॉर्म भरते थे ऑफलाइन, वो डाक के द्वारा पोस्ट के द्वारा आपके घर पे आता था और एक कार्ड बनकर आता था, जैसे मोटा कार्ड जैसे डीएल वगैरह बनते हैं वैसे पैन कार्ड बन के आपके घर पे आता था। बट अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि सरकार देख रही है कि जल्दी इंस्टेंट यानी मतलब तुरंत प्रोवाइड कर दिया जाए। तो इसके लिए आपके पास होना क्या चाहिए, आपके पास एक आधार कार्ड होने चाहिए और इसके साथ ही आधार कार्ड के साथ लिंक नंबर, मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए। और अगर आपके पास आधार कार्ड है बट उससे लिंक अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो आप इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते हैं। आप इस सुविधा का लाभ तभी उठा पाएंगे जब आपके पास आधार कार्ड भी हो और उससे लिंक्ड मोबाइल नंबर भी हो। और ये क्या कर देगी कि ई पैन सुविधा उपलब्ध करा देगा। अब डाक में जाने की ज़रूरत नहीं है, अब डाक से आने के वेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें 28 दिन समय लगते थे,
यहाँ जैसे ही वो आप आधार नंबर और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड देंगे आधार कार्ड से लिंक्ड, वो तुरंत आपका एक पैन कार्ड जारी हो जाएगा और उसको आप कहीं भी मोबाइल में या कहीं भी इंटरनेट से उसको देख सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर स्पोर्ट्स अपडेट की बात करें तो इसमें पहला अपडेट है कि श्रीलंका ने गेंदबाज शहन मधुशंका को निलंबित किया है। श्रीलंका के तेज गेंदबाज सोहान मधुशंका को तत्काल प्रभाव से सभी प्रकार के क्रिकेट से निलंबित कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि उन्हें अवैध ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पनाला शहर में पकड़े जाने के समय मधुशंका के पास 2 ग्राम हीरोइन भी बरामद हुई थी। उन्होंने ढाका में जनवरी 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में हैट्रिक भी ली थी। अगला स्पोर्ट्स अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेट प्रेमियों के लिए कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने तारीखों की घोषणा जारी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भारत के ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए तारीखों की घोषणा की है, जिसमें 4 टेस्ट, 1 दिवसीय और साथ ही T20 अंतर्राष्ट्रीय भी शामिल है। भारतीय पुरुष टीम पहले T20 श्रृंखला के लिए देश का दौरा करेगी, जो 11 अक्टूबर 2020 को ब्रिस्बेन में शुरू होगी। उसके बाद भारतीय महिला टीमें जाएंगी, यानी कि भारतीय महिला टीम जनवरी 2021 में कैनबरा में होने वाले मैचों के साथ एक दिवसीय श्रृंखला के लिए ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करेंगी। दोस्तों, अवार्ड अपडेट में सबसे पहला है कि क्वारेसा अब्दुल करीम ने एक फ्रेंच पुरस्कार जीता है। प्रशंसित HIV शोधकर्ता यानी कि HIV रिसर्चर प्रोफेसर क्वारेसा अब्दुल करीम को फ्रांस के शीर्ष वैज्ञानिक यानी कि सबसे टॉप साइंटिस्ट कैटेगरी में पुरस्कार में से एक सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने डरबन स्थित सेंटर ऑफ द एड्स इन रिसर्च प्रोग्राम ऑफ साउथ अफ्रीका कैप्रिशा में अपने काम के लिए यूरो 5 लाख क्रिस्टोफ मेरिएक्स पुरस्कार जीता। वह इसके अध्यक्ष थीं। वह अपने एक अध्ययन एक सामयिक जेल कई महिलाओं को HIV से बचा सकता है के लिए जानी जाती हैं। एक ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक मैं जानकारी देना चाहता हूँ आप लोगों को। यहाँ देखिए कि लिखा हुआ है ये 5 लाख यूरोज़, तो यहाँ पे एक साइन है, साइन। इस साइन को समझना बेहद ज़रूरी है। और एक बार वर्ड आ जाता है साउथ अफ्रीका, दोनों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। साउथ अफ्रीका जो है, यहाँ का मुद्रा रेंड चलता है और इसका नाम विटवाटर्स रेंड नामक टीले पर रखा गया है, जिस पर साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर जोहान्सबर्ग बसा हुआ है और साउथ अफ्रीका का सबसे ज़्यादा सोना यहीं से निकलता है। और रेंड साउथ अफ्रीका, स्विट्ज़रलैंड, लेसोथो की मुद्रा यानी कि सेम ये सारे जगहों पर ये चलती है। यानी कि रेंड जो है साउथ अफ्रीका, स्विट्ज़रलैंड, लेसोथो, स्विट्ज़रलैंड नहीं स्विट्ज़रलैंड, लेसोथो यहाँ की मुद्रा है। और एक रेंड बराबर यानी कि 1 रेंड इज़ इक्वल टू 1 पाउंड होता है, 1 पाउंड होता है। और इसके साथ ही मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं साथ ही साथ कि सारी मुद्राओं के एक शॉर्ट सिंबल भी होते हैं। जैसे भारत के रुपए का ऐसे दिया जाता है। और अगर हम बात कर रहे हैं डॉलर की, तो देखिए डॉलर को एस करके ऐसे काट दिया जाता है, ये डॉलर हो गया। येन जो चाइना में चलता है, तो ये देखिए येन ऐसे वाई लिख करके 2 ऐसे काट दिया जाता है, तो ये येन हो गया। और यही यूरो जहाँ पे लिखा हुआ है यूरो यानी कि सी लिख करके और बीच से उसको ऐसे कट कर देंगे तो ये हो जाएगा यूरो। ये यूरो है, ये आपका येन है और ये आपका डॉलर और ये रुपए। और एक आपका आ जाता है रेंड, जो मैंने अभी बात कर दी, साउथ अफ्रीका में चलता है जो। रेंड को कैपिटल R से लिखा जाता है, ये है रेंड। तो ये सारे सैम्बल हैं, इसको याद रखना चाहिए। ये यूरो, रेंड और ये इसके ये शैम्बल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली तरफ। और अगला पुरस्कार जो है वो है मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड। मैं पहले इसके बारे में बता चुका हूं कि महिला शांति सैनिकों ने संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता है। भारतीय सेना की मेजर सुमन गवानी और
इसको मैंने एक बार फिर से लिया है कि इसलिए क्योंकि सुमन गवानी का हम लोग डिस्कस किए थे। और दूसरी आपकी आ जाती हैं वो है ब्राज़ील की नौसेना अधिकारी कमांडर कार्ला मेंटेड्रो डी कास्त्रो अरूजो को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि सुमन गवानी के साथ साथ और कहाँ की महिला को एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया, तो वह है ब्राज़ील की नौसेना की अधिकारी कमांडर कार्ला मेंटेड्रो डी कास्त्रो अरूजो। उन्हें 29 मई 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की अध्यक्षता में एक ऑनलाइन समारोह के द्वारा पुरस्कार दिया गया है।